अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ICP-AES, इंट्रोडक्शन ऑफ ICP-AES, steps involved in determining the elemental content of aqueous phase sample by ICP-AES, and we will also discuss the instrumentation of ICP-AES inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. So let's start without wasting our time. What is inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy ICP-AES? Dear students, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइडली यूज होने वाली एनालिटिकल एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूटिलाइज करती है प्लाज्मा फॉर एटोमाइजेशन एंड एक्साइटेशन सोर्स। जैसे कि हमने पिछली एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स पढ़ी जिसमें फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, तो वहाँ पर हम फ्लेम यूज़ करते थे फॉर एटोमाइजेशन एंड एक्साइटेशन सोर्स, वाइल इन केस ऑफ इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा वी यूज इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा फॉर एटोमाइजेशन एंड एक्साइटेशन सोर्स। अब प्लाज्मा तो हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, यानी प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट्स टेम्परेचर इज टू हाई एंड इट्स इम्पॉसिबल टू यूज नेचुरली अकर प्लाज्मा। तो हम यहाँ नेचुरली अकर प्लाज्मा यूज नहीं करते बल्कि प्लाज्मा को खुद इंड्यूस करवाते हैं। सो दिस इज एनालिटिकल प्लाज्मा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्लाज्मा की एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये किस तरह से होता है ये हम इंस्ट्रूमेंटेशन में देखेंगे। प्लाज्मा टॉर्च में ये सारा प्रोसीजर बताया हुआ है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेस यूज की जाती हैं टू इंड्यूस इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा। तो यहाँ पर इनर्ट गैसेस जैसे कि आर्गोन और हीलियम, इन गैसेस को यूज किया जा सकता है। मोस्टली आर्गोन गैस को यूज किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा कोई भी प्लाज्मा हो, प्लाज्मा आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर टेम्परेचर एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉन एंड आयन डेंसिटी। यानी हम प्लाज्मा को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉन एंड आयन डेंसिटी। अब जो हम एनालिटिकल प्लाज्मा यूज करते हैं उसकी टेम्परेचर रेंज होती है 600 to 8K। As comparison, the temperature of the sun's interior is millions of degree, while its surface temperature is approximately 10K। यानी ये थोड़ा बहुत सन के सरफेस के टेम्परेचर से रिजेंबल करता है। So this was the introduction of inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. Now we are going to discuss steps involved in determining the elemental content of aqueous phase sample by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy। यानी ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी एलिमेंटल कंटेंट को उसकी एनालिसिस के लिए। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। वी विल यूज 6 स्टेप्स फॉर एलिमेंटल एनालिसिस बाय यूजिंग इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही इजी हैं ये सारे स्टेप्स, हम पहले एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप होता है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन यानी सैंपल को प्रिपेयर करना। अब हम कोई भी अपना सैंपल जिसकी एनालिसिस करवाना चाहते हैं, यानी कुछ सैंपल डाइल्यूट यूज़ होते हैं, कुछ कंसनट्रेटेड यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा समटाइम सैंपल्स की ट्रीटमेंट करवाई जाती है विद एसिड्स, या फिर उन्हें हीट किया जाता है, या फिर माइक्रोवेव डाइजेशन करवाई जाती है। तो इस तरह से अपने सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है। यानी उसमें कोई सैंपल के अलावा, मतलब एनालाइट के अलावा कोई और चीज़ें जो हैं, कोई अदर सब्सटेंसेस हमारे सैंपल में मौजूद ना हो, इस वजह से कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि या तो उसकी हीटिंग या फिर माइक्रोवेव डाइजेशन या फिर ट्रीटमेंट विद एसिड्स करवाया जाता है, ताकि ड्यूरिंग प्रोसीजर हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई ख़राबी ना आए और कोई हमारी इंटरफेरेंसेस ना क्रिएट हो।
सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ अ सैम्पल प्रिपरेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपका सैम्पल ही अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो आपको कोई रिज़ल्ट अच्छा मिलने वाला नहीं है। ऑब्वियसली इंटरफेरेंसेस आएंगी और हमें कोई प्रॉपर पीक्स या कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्टेप 2 होता है नेबुलाइजेशन। एज सिमिलर टू हम जैसे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ के आए, वहाँ पर भी नेबुलाइजेशन का प्रोसेस होता था, यानी सैंपल को सक करना है और उस सकिंग सैंपल को मिस्ट में कन्वर्ट करना है, एरोसोल्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए नेबुलाइज़र को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के नेबुलाइज़र हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू एरोसोल, यानी एरोसोल स्प्रे में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टेप 3 आता है डिसोल्वेशन एंड वोल्टलाइजेशन, यानी सैंपल में जो भी वाटर या कोई अदर स्पीशीज़ हैं उन्हें इवेपोरेट करवा दिया जाता है। वाटर इज डिराइवन ऑफ एंड रिमेनिंग सॉलिड एंड लिक्विड पोर्शंस आर कन्वर्टेड टू गैसेस। अब उसे सैंपल को हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस वाज द स्टेप 3। लेट वी डिस्कस स्टेप 4, दैट इज अबाउट एटोमाइजेशन। स्टेप 3 में क्या हुआ, सैंपल में जो भी वाटर था ड्राइवन ऑफ हुआ, रिमेनिंग सैंपल किस में, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एटोमाइजेशन में क्या होगा, हमारा सैंपल पहुंच चुका है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में क्या होगा कि जो भी गैशियस बॉन्ड्स है सैंपल में वो ब्रेकआउट हो जाएंगे और सैंपल एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किस पर डिपेंड करता है, प्लाज्मा के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा जल्दी ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और सैंपल एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। So, in atomization, gas phase bonds are broken and only atoms are present. Plasma temperature and inert chemical environment are important at this stage. Let's see step 5, that is about excitation and emission. This is another step that will take place in plasma. Dear students, ये atoms क्या करेंगे प्लाज्मा में, you know कि वहाँ पर कुछ कोलिजन्स हो रही हैं, उन कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये जो हमारे सैंपल के एटम्स हैं, जो सैंपल एटोमाइज फॉर्म में यानी एटम्स की फॉर्म में वहाँ पर मौजूद है, वो क्या करेगा, वो इस मतलब वहाँ से कुछ एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक हो गया। जैसे ही ये हमारे एटम्स एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव आउट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एटम्स अनस्टेबल होते हैं, वो कोशिश करते हैं स्टेबल होने के लिए, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना कि जैसे ही एटम्स एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, वो उनमें एनर्जी ज़्यादा आ जाती है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में तो वो अनस्टेबल होते हैं, वो क्या कहते हैं, हमें दोबारा अपनी असली पोजीशन पे आना है। तो जब वो वापस आने की कोशिश करते हैं तो वो उस एनर्जी को इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और यही रेडिएशंस जो हैं इन्हें मोनोक्रोमेटर से मतलब उन्हें फ़िल्टर आउट करके और फिर इन्हें डिटेक्टर तक पहुंचाया जाता है, और डिटेक्टर हमें बताता है कि कितनी वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट हुई। अब हम ये भी पिछली तमाम टेक्निक्स जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स थी हमने वहाँ डिस्कस किया था कि हर एलिमेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और हर एलिमेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है। सो इस तरह से हम सैंपल में मौजूद किसी भी एलिमेंट की एनालिसिस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस सैंपल में कौन सा एलिमेंट है, और इवन कि हम उसकी कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं। So these are some steps that we use in inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. So now let's see the instrumentation of inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. Dear students, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन में जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है दैट इज द आईसीपी टॉर्च। ICP torch is a very important component of inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy, और बहुत सारे एग्जाम्स में ICP torch के अबाउट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो इसे आपने ध्यान से समझना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड प्लाज्मा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये नेचुरली प्लाज्मा नहीं होता, ये एनालिटिकल प्लाज्मा है और इसे हम खुद इंड्यूस करवाते हैं। सो इट्स अ रेडियो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस प्लाज्मा, और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज 27.1 मेगाहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज हो सकती है। ये प्लाज्मा यानी एनालिटिकल प्लाज्मा इंडक्शन कॉइल को यूज़ करता है टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड।
इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा को ऑपरेट करने के लिए हम 1 to 5 किलोवाट तक की पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं। इंडक्शन कॉइल्स जो कि हमारी इस प्लाज्मा टॉर्च आईसीपी टॉर्च के अराउंड 2 to 3 टाइम्स रैप्ड होते हैं और इनमें से वाटर फ्लो कर रहा होता है। वाटर के फ्लो का जो पर्पज़ है वो यही है कि इसे कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तमाम आईसीपीज़ के पास कैपेसिटर बैंक होते हैं जिन्हें कंटिन्यूसली ट्यून करके उनकी इंडक्टेंस को मैच किया जा सकता है। Dear students, in order for the RF to travel along the surface of a hollow coil with a minimum resistance, हमारी ये coil सिल्वर या गोल्ड से प्लेटेड होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सिल्वर और गोल्ड एक ऐसी मेटल्स हैं जो कि एयर के साथ मिलकर ऑक्साइड्स नहीं बनाती। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ अगर हम अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रैवल करवाना चाहते हैं अलोंग द होलो कॉइल, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी ये कॉइल जो है ये सिल्वर या गोल्ड से प्लेटेड होनी चाहिए ताकि ये एयर के साथ ऑक्साइड्स ना बनाए, यानी एयर के साथ रिएक्ट ना करें। Although RF power supply maintains the plasma, RF पावर सप्लाई हमारे प्लाज्मा को मेंटेन रखती है। टेस्ला कॉइल को यूज़ किया जाता है प्लाज्मा को इग्नाइट करवाने के लिए। ठीक हो गया। थ्रू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस दैट कपल विद मैग्नेटिक फील्ड। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से ही हमारे प्लाज्मा की इग्निशन होती है, यानी प्लाज्मा इंड्यूस होता है। आजकल जो कॉमनली हम प्लाज्मा टॉर्चेस यूज़ कर रहे हैं इन इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं। सर्कुलर क्वार्ट्ज ट्यूब जो कि 12 to 30 मिलीमीटर की लेंथ की होती है उसे यूज़ किया जाता है। उसमें 3 सेपरेट इनलेट्स होती हैं। द ओनली गैस रूटीनली यूज इज़ आर्गोन। ठीक है, रूटीनली जो गैस यूज़ की जा रही है फॉर द इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा दिस इज़ द आर्गोन। ये एक इनर्ट गैस है और नॉन रिएक्टिव है, इसे यूज़ किया जाता है और ये बहुत जल्दी आयनाइज भी हो जाती है। सो दैट्स वाई वी यूज़ आर्गोन गैस इन इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा टॉर्च। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, गैस एंटर द प्लाज्मा थ्रू द आउटर चैनल विद टेंजेंटियल फ्लो ऑफ पैटर्न। यही जो हमारी आर्गोन गैस है इसे हमारी जो प्लाज्मा टॉर्च है आईसीपी टॉर्च उसके आउटर सरफेस से एक बैरूनी रास्ते से यानी हम उसे एंटर करवाते हैं और ये टेंजेंटियल फ्लो या टेंजेंटियल पैटर्न के साथ वहाँ से फ्लो करती है और उसके फ्लो करने की जो स्पीड है वो 8 to 20 लीटर पर मिनट होती है। बहुत फास्टली मूव कर रही है, यानी 8 से 20 लीटर गैस ट्रैवल कर सकती है इन 1 मिनट। सो अब आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी ज़्यादा फास्टली गैस मूव कर रही है और उसके अराउंड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोलिजन्स होंगी ना, और बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा और ये इसी गैस से प्लाज्मा की इंडक्शन होती है। ऑक्सिलरी गैस ये दूसरी गैस है विच ट्रैवल अप टू द सेंटर। ये सेंटर से दरमियानी रास्ते से फ्लो करती है हमारी प्लाज्मा ट्यूब आईसीपी टॉर्च में से। आईसीपी टॉर्च में बिल्कुल यानी कि सेंटर से ये फ्लो करती है और इसका जो फ्लो रेट होता है वो 0.5 to 3 लीटर पर मिनट होता है, यानी 0.5 से 3 लीटर तक ये गैस फ्लो कर सकती है सिर्फ 1 मिनट में। तीसरी होती है हमारी नेबुलाइजर गैस। नेबुलाइजर गैस हैज़ अ लैमिनर फ्लो पैटर्न। इसका फ्लो पैटर्न जो होता है वो लैमिनर होता है, जबकि जो हमने पहली 2 गैसेस देखी उनका टेंजेंटियल पैटर्न होता है। ठीक हो गया। तो ये जो हमारी नेबुलाइजर गैस है ये 0.1 to 1.0 लीटर पर मिनट की स्पीड से ये हम इसे इंजेक्ट करवाते हैं और ये हमारे सैंपल को लेकर प्लाज्मा तक पहुंचती है। स्टेप्स तो आप जानते हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए कि किस तरह से हमारा सैंपल प्लाज्मा तक पहुंचता है। द एनालिटिकल रेंजेस फ्रॉम 5000 to 8000 के। टेम्परेचर वेरी कर सकता है फ्रॉम फ्लो रेट। जितना तेज़ होगा, जितनी स्पीड होगी हमारे फ्लो की, उतनी ज़्यादा हमारा वहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है। उसके अलावा पावर पर भी डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा हम पावर सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है। हाई टेम्परेचर अश्योर दैट मोस्ट सैंपल्स आर कम्प्लीटली एटमाइज्ड। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा यानी हाई टेम्परेचर इस बात की निशानदेही करता है कि हमारा सैंपल कम्प्लीटली एटोमाइज हो चुका है। ठीक हो गया। एटोमाइजेशन का प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया कि गैशियस बॉन्ड ब्रेक होते हैं और सैंपल एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यानी हम बहुत हाई टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, हमारे प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत हाई है, इट मीन्स कि सैंपल कम्प्लीटली एटोमाइज हो गया है। लेकिन समटाइम क्या होता है
कि कुछ मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ जैसे N2 पॉजिटिव, OH यानी हाइड्रोक्साइड और कार्बाइड etc ये एग्जिस्ट करती हैं और ये मतलब कुछ इंटरफेरेंसेस भी वहाँ पे क्रिएट कर सकती हैं. सो प्लाज्मा इमिट अ continuum ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन दैट एक्सटेंड फ्रॉम विजिबल टू अल्ट्रावायलेट रीजन. द रेडिएशन ओरिजिनेट फ्रॉम electrons, argon and AR positive as well as various atomic and molecular species in the matrix. तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम्स को हम लीव आउट कर सकते हैं अगर हम यानी कि सैम्पल को इंजेक्ट करने से पहले हम एक ब्लैंक सैम्पल यानी एक खाली सैम्पल जो है या फिर कोई बफर सोल्यूशन वो अप्लाई करके, ताकि हम ये जो जितनी भी इंटरफेरेंसेस हैं इन्हें लीव करवा सकते हैं. ठीक हो गया. सो there is a certain level of instability in the quantum background and this instability plays a role in limiting the sensitivity of ICP-AES. यानी अगर इस तरह की इंटरफेरेंसेस होंगी और ये स्पीशीज़ जो कि हमारे सिस्टम में अगर मौजूद होंगी N2 पॉजिटिव OH etc, तो इससे क्या होगा कि हमारे प्लाज्मा की जो सेंसिटिविटी का रेट है वो कम हो जाएगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी. तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे. सो दिस वाज द प्लाज्मा टॉर्च एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. बहुत कॉन्सेप्चुअल थिंग्स हैं डियर स्टूडेंट्स. आई होप सो कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर आपको वाकई समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सैम्पल इंट्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरह के सैम्पल इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं. उसके अलावा बाकी इंस्ट्रूमेंट यूज़ जो होते हैं इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जैसे कि नेबुलाइजर्स, एटोमाइजर्स, डिटेक्टर्स, इनकी टाइप्स, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. So till then, Allah Hafiz and best of luck.